हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और ज्योग्राफी के अपने थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात की थी, जबकि आज हम देखेंगे कि हमारे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सौर मंडल या सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि सोलर सिस्टम आखिर है क्या, ये कैसा दिखता है। आपके दिमाग में एक थोड़ा औसत चित्र बन जाए तो मेरे लिए चीज़ों को समझाना बताना ज़्यादा आसान होगा। तो आपके सामने देखिए सोलर सिस्टम है जिसके केंद्र में सूरज है जो कि आपको ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, और इसके चारों ओर ग्रह हैं। यहाँ पर टोटल 8 ग्रह हैं जो कि सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी धरती भी है और भी कई ग्रह हैं, और इसके अलावा कुछ धूमकेतु, उल्कापिंड और ये सारी चीज़ें हैं। पीछे और भी बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। तो मुख्य रूप से हमारे सोलर सिस्टम में यानी हमारे सौर मंडल में एक ही तारा है जिसे सूर्य कहते हैं, और इसी वजह से इसका नाम है सोलर सिस्टम या फिर सौर मंडल। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में वैसे तो कई सौर मंडल हैं, यानी ऐसा नहीं है कि हमारा सोलर सिस्टम ही एकमात्र सोलर सिस्टम है, बल्कि और भी बहुत सारे सौर मंडल हैं। लेकिन हमारा सौर मंडल या सौर परिवार जो है वो सभी से अलग है, जिसका आकार एक तश्तरी जैसा है। हमारे सौर मंडल में सूर्य और वे सभी खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सम्मिलित हैं, जो एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हुए हैं। कॉपरनिकस ने सबसे पहले यह सिद्ध कर दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इसके पहले ऐसा माना जाता था कि सभी ग्रह धरती के चारों ओर घूम रहे हैं, सूरज चांद सब धरती के चारों ओर घूम रहे हैं, ऐसी मान्यता थी। लेकिन कॉपरनिकस ने इस बात को साबित किया था कि सभी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। सौर मंडल में सूर्य का आकार सबसे बड़ा है जिसका प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999% जो द्रव्य है वो सूर्य में ही निहित है। यानी सारा जो मैटर है, सारा जो भार है वो सूरज का ही सबसे ज़्यादा है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है, यानी हम लोग को जितनी भी एनर्जी मिलती है वो सब जो है सूर्य से ही मिलती है। जैसे मान लीजिए आपको कैसे एनर्जी मिल रही है, आपने खाना खाया है, आपने सब्जियां खाई हैं या रोटी चावल खाया है, तो आप सब ये ना समझिए कि ये एनर्जी आपको उस खाने से मिली है, क्योंकि उस पेड़ पौधे को भी एनर्जी सूर्य से ही मिलती है प्रकाश के रूप में, और जो लाइट मिलती है उसी से वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और फिर उन्हें एनर्जी मिलती है जिससे कि फिर आप खाते हैं और हमें और आपको एनर्जी मिलती है। तो सोलर सिस्टम में जितनी भी एनर्जी है उसका स्रोत क्या है? उसका स्रोत है सूर्य। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है तथा सबसे बाहरी सीमा पर नेपच्यून ग्रह है। ठीक, तो सूर्य से अगर पूछा जाए कि सबसे दूर का ग्रह कौन सा है तो वो है नेपच्यून। प्लूटो मत बता देना, क्योंकि अब प्लूटो को जो है ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। तो सबसे जो है जो सूर्य से सबसे जो बाहरी सीमा का ग्रह है वो है नेपच्यून। नेपच्यून के परे प्लूटो है। जैसे बौने ग्रह हैं, जैसे कि अब जो है ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है प्लूटो को, तो प्लूटो जैसे बौने ग्रह हैं, और इसके अलावा धूमकेतु भी आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर सिस्टम में सूर्य की। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है और इसके केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग ही मिलता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 149 लाख किलोमीटर है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी में आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एक प्रकाश वर्ष क्या है, कि प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो लेकिन सूरज से पृथ्वी तक जो है प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड। क्योंकि प्रकाश सबसे तेज चलता है, इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता, तो इसीलिए जो है बहुत जो बड़ी दूरियां हैं उनको नापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य से दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी आकर्षण शक्ति
पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। परिमंडल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली वह ऊपरी सतह है, इसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है। सौर मंडल के अब हम दूसरे पिंडों को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे कि IAU कहा जाता है, कि प्राग सम्मेलन में 24 अगस्त 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? पहले हैं प्रधान ग्रह। तो ग्रह जो कि जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में ग्रह कहते हैं, तो ये कौन कौन है? सूर्य से उनकी दूरी के बढ़ते क्रम में जो है ये ग्रह हैं। सबसे करीब कौन है? बुध, उसके बाद है शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण जिसे कि यूरेनस कहते हैं इंग्लिश में, और वरुण यानी कि नेपच्यून। शुक्र सूर्य के सबसे करीब है। देखो शुक्र जो है नहीं, बुध जो है सबसे करीब है सूर्य के, और शुक्र जो है ये क्या है, और नेपच्यून उससे सबसे दूर है। तो यहाँ पर देखिए ये गलत लिख गया है, शुक्र नहीं, बुध जो है सूर्य के सबसे करीब ग्रह है और शुक्र का नंबर उसके बाद आता है। आगे देखते हैं बौने ग्रह। बौने ग्रह कौन से हैं? बौने ग्रह हैं यानी ड्वार्फ प्लैनेट। तो इसमें यम यानी कि प्लूटो। प्लूटो पहले जो है आपको मैंने बताया था कि ग्रह की कैटेगरी में आता था, लेकिन अब ये बौने ग्रह में आ गया है। इसे ड्वार्फ प्लैनेट जो है कहा जाने लगा है, इस कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसके अलावा एरीज, सीरीज, हामिया, माकी माकी, ये सारे जो है ड्वार्फ प्लैनेट में आते हैं। प्लूटो को पहले खगोलीय वैज्ञानिक नवे ग्रह के रूप में मानते थे, लेकिन अब जो है ये ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। इसके अलावा है लघु सौर मंडलीय पिंड। 166 ज्ञात उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड, जिसमें क्षुद्र ग्रह, पट्टी, धूमकेतु, पुच्छल तारे, उल्काएं, बर्फीली क्विड पट्टी, ये सब जो है इस कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम ग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे कि ग्रह क्या हैं और कौन कौन से ग्रह हैं। तो ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं, यानी कि आपको ग्रह के रूप में मान्यता मिले किसी भी जो है उल्का किसी पिंड को, तो उसके लिए उसको इन कैटेगरी पर खड़े उतरना जरूरी है। और वो क्या है कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। तो सूर्य के चारों ओर तो सभी परिक्रमा कर रहे हैं। तो प्लूटो को किस आधार पर जो है निकाल दिया गया है ग्रह की कैटेगरी से, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो दूसरी क्या चीज़ है कि उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तो अगर पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो पिंड का जो स्वरूप होगा वो गोल होगा। ठीक, तो प्लूटो भी गोल ही है। इसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी कि उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ ना हो। प्लूटो के अंदर ये भी कमी है कि जो है उसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आसपास और भी छोटे छोटे जो है पिंड जैसे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी कमी थी कि उसके जो परिक्रमण पथ था वो जो है नेपच्यून के परिक्रमण पथ को काटता था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक अपना परिक्रमण पथ होना चाहिए जिसे कोई भी और ग्रह ना काटता हो। तो आप देखते हैं इसके अलावा पहला ग्रह कौन सा है? बुध यानी कि मरकरी। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और द्रव्यमान में ये 8वां सबसे बड़ा ग्रह है। गुरुत्वाकर्षण इसका पृथ्वी की अपेक्षा 1/4 है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा, लेकिन इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इसका कोई भी चंद्रमा नहीं है। बुध सामान्यतः नंगी आंखों से सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय के ठीक पहले देखा जा सकता है। बुध सूर्य के काफ़ी समीप होने की वजह से इसे देखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे देखने में कठिनाई आती है। दूसरा है शुक्र। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, यानी कि हमारे सबसे करीब मंगल नहीं है। भले ही हम लोग मंगल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सबसे करीब का ग्रह है शुक्र। और सूर्य से ये दूसरा और सौरमंडल में ये 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। आकाश में शुक्र को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि बिना दूरबीन वगैरह का या टेलीस्कोप का प्रयोग किए भी आप इसे देख सकते हैं। और ये आकाश में सबसे चमकीला पिंड है। आप रात में जब जाइएगा अपने घर छत पर तो देखिएगा आपको जो सबसे चमकीली चीज़ दिखाई दे चंद्रमा के अलावा, वही शुक्र है। ठीक, वो कोई तारा नहीं है, वो एक ग्रह है जो है शुक्र यानी कि वीनस। शुक्र ग्रह को प्रागैतिहासिक काल से जाना जाता है। यह आकाश में सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। बुध के जैसे ही
इसे भी दो नभों का तारा यानी इसे भोर का तारा भी कहा जाता है और शाम का तारा भी कहा जाता है। ग्रीक खगोल शास्त्री जानते थे कि ये जो भोर का तारा है और जो शाम का तारा है ये दोनों एक ही हैं। शुक्र भी एक आंतरिक ग्रह है, यह भी चंद्रमा की तरह कलाएं प्रदर्शित करता है। इसके बाद बारी आती है पृथ्वी की यानी हमारे ग्रह की, यानी सूर्य से जो तीसरा ग्रह है, सूर्य के सबसे पास बुध है, उसके बाद शुक्र है और उसके बाद पृथ्वी का नंबर है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। समझिए कि ये कुछ कुछ नाशपाती के आकार जैसी है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद है मंगल यानी कि मार्स। सौरमंडल में मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर है और आकार में 7वें क्रमांक पर ये सबसे बड़े ग्रह में ये 7वें नंबर पर आता है। मंगल को रात को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी आप बिना टेलीस्कोप के इसे देख सकते हैं। मंगल ग्रह को युद्ध का भगवान भी कहते हैं। इसे ये नाम अपने लाल रंग के कारण मिला है। पृथ्वी से देखने पर इसको इसकी रक्तिम आभा के कारण लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण है। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो देखिए, क्योंकि मंगल की जो सतह है उस पर आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, जिसका रंग थोड़ा लाल होता है। इसी वजह से हमें लाल रंग का दिखाई देता है। और धरती का जैसे एक चंद्रमा है, जैसे आप देखे ही हैं, तो इसी तरह जो है मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। और ये जो 2 चंद्रमा हैं या 2 छोटे जो है प्राकृतिक उपग्रह हैं, ये साइज़ में काफ़ी छोटे हैं। इसके अलावा जो है निक्स ओलंपिया मंगल का एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। ठीक, ये याद रखिएगा कि निक्स ओलंपिया ये केवल जो है माउंट एवरेस्ट से ही 3 गुना अधिक ऊंचा नहीं है, बल्कि ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो उसका नाम है निक्स ओलंपिया। और वो किस ग्रह पे है सोलर सिस्टम के, तो वो है मंगल ग्रह पर। और जो इसके 2 छोटे छोटे उपग्रह हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है फोबोस और डिमोस। इसके बाद बृहस्पति है। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसका रंग पीला है। बृहस्पति का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से लगभग 318 गुना है। यह अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमता है। इसके चारों ओर धुंधला छल्ला है। इसके 75 प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो देखिए, इसके 75 उपग्रह हैं। और एक बात और ख़ास है आपके लिए बतानी ज़रूरी है कि जैसे आप धरती पर खड़े हो सकते हैं, यहाँ आपके कदमों के नीचे ज़मीन होगी, और आप बृहस्पति पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये गैस जाइंट है। यानी ये पूरा उपग्रह या पूरा का पूरा ग्रह ही केवल गैस से बना हुआ है। तो अगर आप मान लीजिए कि एक पैराशूट से या किसी भी तरीके से बृहस्पति पर जंप करते हैं तो आप कभी भी किसी सरफेस पर नहीं पहुंचेंगे। तो आगे देखते हैं शनि। शनि क्या है? शनि भी एक ग्रह है जो साइज़ में बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पर है। तो शनि का रंग पीला दिखाई देता है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह छल्ले की वजह से सुंदर दिखता है। इसके 7 मुख्य वलय हैं। इसके 82 प्राकृतिक उपग्रह हैं। यानी जैसे हमारे जो है एक चंद्रमा है हमारी धरती पर, मंगल पर 2 चंद्रमा हैं फोबोस और डिमोस, तो उसी तरह सैटर्न जो है इस पर 82 चंद्रमा हैं या उपग्रह हैं। यह सभी ग्रहों में सबसे कम सघन है। इसका गुरुत्व पानी से भी कम है। यानी कि इसकी डेंसिटी इतनी कम है सैटर्न की कि अगर एक बहुत बड़ा समुद्र हो और आप शनि ग्रह को उसमें रख दीजिए तो शनि ग्रह डूबेगा नहीं, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से भी कम है, तो वो समुद्र में तैरता रहेगा। इतनी कम डेंसिटी है शनि ग्रह की। इसके बाद आता है अरुण यानी कि यूरेनस। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण
इसे ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। वैसे मीथेन एक जहरीली गैस है और शुक्र की तरह यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि यहाँ पर चंद्रमा पश्चिम की ओर से निकलता होगा। और यूरेनस के 5 प्रमुख चंद्रमा हैं। कौन कौन से हैं? मिरांडा, एरियल, उम्ब्रील, टाइटेनिया और ओबेरॉन। इसके कुल 27 चंद्रमा हैं। इसे प्राचीन ग्रीक भगवान के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद है वरुण यानी कि नेपच्यून। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जॉन गले और अर्बर ले वेरियर ने की थी। यह सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि सूरज से सबसे दूर है तो सबसे ठंडा भी है, और इसके 14 उपग्रह हैं। यह 166 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके बाद अब ग्रह तो सारे हो गए, तो हम अपने चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा वायुमंडल विहीन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जिसकी पृथ्वी से दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक सतह का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। इस पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। इसके बाद आते हैं बौने ग्रह, यम, प्लूटो इसी कैटेगरी में आता है। तो बौने ग्रह या डॉर्फ प्लैनेट में सबसे पहले हम बात करेंगे यम यानी कि प्लूटो की। तो प्लूटो ग्रह की खोज 1930 में क्लॉड टाम्बो ने की थी। रोमन मिथक कथाओं के अनुसार प्लूटो जो है पाताल का देवता है। सूर्य से काफ़ी दूर होने की वजह से यह एक अंधेरा ग्रह है। इसके अलावा दूसरा डॉर्फ प्लैनेट है प्रमुख, जिसका नाम है सेरस। सेरस की खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की थी। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, जहां पर इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसके अलावा है एस्टेरॉयड, जिन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या है या अवांतर ग्रह भी इन्हें कहा जाता है। ये पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इतने ये छोटे हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। इन्हें लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह या ग्रहिका कहते हैं। हमारी सौर प्रणाली में लगभग 1 लाख क्षुद्र ग्रह हैं। इनमें से 2/3 क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के रूप में के बीच में एक पट्टे के यानी एक बेल्ट के रूप में रहते हैं। यानी कि जो आप मंगल ग्रह है, आपको पता है कि सूरज के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है और पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है। इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और इसके बाद जो है ये एक बेल्ट है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ये क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड चक्कर लगा रहे हैं, और उसके बाद जो है बृहस्पति ग्रह है। अब हम बात करेंगे कॉमेट यानी धूमकेतु की। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। कॉमेट शब्द ग्रीक शब्द कॉमेटीज से बना है, जिसका अर्थ होता है हेयरी वन यानी कि बालों वाला। यह इसी तरह दिखते हैं। आपने देखा होगा कि जो पुच्छल तारा जिसे कहते हैं कि उसके पीछे एक पूंछ निकली होती है, तो इसीलिए इसको जो है कॉमेट कहा जाता है। इसी वजह से इसका नाम जो है पुच्छल तारा भी पड़ा है। धूमकेतु या पुच्छल तारे जो होते हैं ये चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों के बने होते हैं। सूर्य के समीप आने पर गर्मी के कारण ये जमी हुई गैस और धूल के कण सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं, क्योंकि ये बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है, तो वो ग्रेविटी की वजह से साथ में तो चलते रहते हैं, लेकिन ये बाकी जो पिंड है उससे थोड़े पीछे हो जाते हैं। और जैसे जैसे सूर्य के करीब आते हैं वैसे वैसे ये पूंछ और लंबी हो जाती है, और सूर्य की रोशनी परिवर्तित होने पर ये चमकने लगती है। इस वजह से देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो है उल्का है। उल्का को क्या कहते हैं कि उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में आपको दिखती हैं आसमान में। उल्का पिंड धरती पर जब आकर गिरने लगते हैं तो वो सूर्य का जो धरती का जो वायुमंडल है उससे उनका घर्षण होता है और वो जल जाती हैं। तो उनके जलने पर ही वो एक धारी सी दिखती है, जिसे हम लोग देखते हैं, कहते हैं अरे टूटता तारा दिख रहा है, विश करो विश करो। तो वो तारा नहीं होता। कोई तारा यहाँ पे आ जाएगा तो पूरा सोलर सिस्टम बर्बाद हो जाएगा और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो वो टूटता तारा नहीं होता है, वो होते हैं उल्का, जो कि धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है और जल जाती है।
तो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। अगली बार आप टूटता हुआ तारा देखिएगा तो याद रखिएगा कि ये उल्का है और यहाँ पर केवल एक ही तारा है जिसका नाम है सूर्य, और किसी दूसरे तारे को बर्दाश्त करने की हालत में हमारा सोलर सिस्टम है नहीं। तो दोस्तों, ये था हमारा सोलर सिस्टम। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप और किसी टॉपिक या सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।